बस्तर में 1910 में एक आंदोलन हुआ था, उसको कहते हैं भूमकाल आंदोलन। और इस भूमकाल आंदोलन को हर साल 10 फरवरी को उसकी याद में मनाया जाता है। यूँ कालांतर में समय बदलने के साथ साथ ये जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है, जो ट्राइबल एरिया में खासकर हो रही है, उसका प्रतीक बन गया है। तो इसको बड़े उत्साह से मनाते हैं। और बस्तर की चूँकि विरासत परंपरा से जुड़ा विषय है, तो बस्तर के आदिवासी इससे सीधा रिश्ता जोड़ते हैं, क्योंकि इस भूमकाल आंदोलन में जो भी लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे और जिनको सज़ा मिली वो सभी आदिवासी थे। तो भूमकाल आंदोलन को लेकर बस्तर का अपना एक राग है, एक रागात्मक लगाव है। 10 फरवरी को जगदलपुर में भूमकाल उत्सव मनाया जा रहा था। युवाओं की टोली सड़कों पे थी, गीत बज रहे थे डीजे में, और उस डीजे में गीत बज रहा था हिड़मा का। हिड़मा वही नक्सली जिसको पुलिस ने कथित एनकाउंटर में मार दिया। जब वो गीत बजा और जिस तरीके से लोग उस पर थिरके हैं, आदिवासी युवा, पुरुष, महिलाएं, युवतियाँ, तो कहीं से एक सवाल कौंध गया है कि क्या हिड़मा बूमरैंग बन गया है प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए? क्या हिड़मा जल जंगल ज़मीन की लड़ाई का प्रतिमान बन रहा है? जीवित रहते तक वो जितना व्यापक नहीं था, मृत्यु के बाद अब क्या वो बहुत विराट और विकराल रूप की ओर जा रहा है? इसी पर बात करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। हिड़मा पे बात करने के पहले ज़रा सा भूमकाल आंदोलन को जान लीजिए। भूमकाल आंदोलन बस्तर में हुआ था। इसलिए हुआ था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट एक्ट लागू किया था, वन नियम। ये लागू हुआ था 1908 में, और इसके तहत ब्रिटिशर्स ये कह रहे थे कि इससे वन जो है, जंगल जो है, संरक्षित होंगे। लेकिन आदिवासियों का कहना ये था कि इससे जो परंपरागत हमारा संबंध है जंगल से, जो अधिकार है हमारा जंगल का, वो उस पर रोक लग जाएगी, वो हमारा अधिकार नहीं रह जाएगा। तो ये जो फॉरेस्ट एक्ट था, ये मूलतः वो बड़ा कारण बना जिसके बाद एक आंदोलन की भूमिका बन गई, जिसे आप बगावत भी कह सकते हैं। ब्रिटिशर्स की नज़र में वो बगावत थी, आदिवासियों की नज़र में वो एक आंदोलन था। इस आंदोलन को आक्रोश का प्रतिरूप इसलिए भी माना गया क्योंकि न सिर्फ फॉरेस्ट एक्ट बल्कि कई और चीज़ें थी। चूँकि ब्रिटिशर्स का राज था, स्टेट टाइम था, तो वहाँ पे एक दीवान हुआ करते थे, जिनका जब भी आप भूमकाल आंदोलन को लेकर पढ़ेंगे तो दीवान का जिक्र आएगा और पता चलेगा कि दीवान जो वहाँ पे एक पंडा दीवान थे, उनको लेकर बहुत आक्रोश था आदिवासियों में। वो मानते थे कि वो शोषण और बेगारी के प्रतिमान हैं। न सिर्फ दीवान बल्कि उनके अधीनस्थ जो प्रशासनिक अधिकारी वो शोषण करते हैं आदिवासियों का। बेगार प्रथा चलती है। बेगार प्रथा का मतलब काम कराना मगर पैसा नहीं देना, और आदिवासियों के साथ ये लगातार हो रहा था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो क्लब हो गई, और ये तब उभार पे आ गई जब फॉरेस्ट एक्ट लागू हो गया। आदिवासियों को लगा कि अब इसके बाद तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो इनका नेतृत्व किया था गुंडाधुर ने, और उनके साथ थे लाल कालेंद्र सिंह, सुब्रन कुंवर, और भी कई मांझी, कई मुखिया जो होते हैं बस्तर में। उन्होंने इसका नेतृत्व किया, और नेतृत्व करने के बाद आदिवासियों के नज़रिए से ये एक आंदोलन था, ब्रिटिशर्स की नज़र से ये एक बगावत थी, और ये आंदोलन हुआ, ज़बरदस्त हुआ। और इसके लिए एक जो संदेशे भिजवाने की व्यवस्था की गई थी, तो रिकॉर्ड में दर्ज ये है कि आम की टहनी और लाल मिर्च ये प्रतीक थे, ये गांव-गांव भेजे जाते थे, जिससे दिगर आदिवासियों को, दिगर गांव के लोगों को तैयार किया जाता था कि वो आंदोलन के लिए तैयार हों। और वो आंदोलन के लिए तैयार हुए, एक व्यापक आंदोलन हुआ, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसे कुचल दिया। फिर याद रखिएगा, आदिवासियों के लिहाज से, उनके परिप्रेक्ष्य से ये उनका आंदोलन था, और ब्रिटिशर्स के हिसाब से ये एक बगावत थी। ब्रिटिशर्स ने उसको कुचल दिया, लेकिन आंदोलन जरूर कुचला गया, मगर गुंडाधुर जिन्होंने इसको नेतृत्व दिया था वो कभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए। ये आंदोलन बाद में आगे चल के जल जंगल ज़मीन का जो एक व्यापक झगड़ा चल रहा है, या व्यापक लड़ाई चल रही है, जिसकी एक ओर आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं, दूसरी ओर उद्योगपति है, और उद्योगपति के साथ हितबद्ध पक्ष की तरह सरकार खड़ी है। फिर सरकार, दल मत पूछिए, दल मत सोचिए, क्योंकि सरकार मतलब सरकार, उद्योग मतलब उद्योग। तो उद्योगों के साथ सरकार खड़ी है हितबद्ध पक्ष बन के, और एक तरफ आदिवासी खड़े हैं। तो जल जंगल ज़मीन का ये जो झगड़ा है, इस झगड़े को पुरखों से जोड़ते हुए वो जो भूमकाल का मामला चला था,
उससे इसको जोड़ दिया गया और भूमकाल आंदोलन को भूमकाल दिवस के रूप में 10 फरवरी को मनाया जाने लगा। ये माना जाता है कि जल जंगल ज़मीन की लड़ाई की जो शुरुआत हुई थी उसकी शुरुआत एटलीस्ट कम से कम बस्तर में इसी भूमकाल आंदोलन से हुई थी, तो इसको उससे जोड़ा गया। इसी 10 फरवरी को, चूँकि हर 10 फरवरी को भूमकाल दिवस मनाते हैं आदिवासी, इकट्ठा होते हैं, याद करते हैं गुंडाधुर को, याद करते हैं उस लड़ाई को, जल जंगल ज़मीन के प्रति अपने समर्पण को, अपने रिश्तों को याद करते हैं। तो एक बार फिर से ट्राइबल्स इकट्ठा हुए। तो इस बार जब 10 फरवरी गुजरी जगदलपुर में, तो आदिवासी इकट्ठा थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, जो उनकी अपनी ट्रेडिशन परंपरा है। इस बार डीजे बज रहा था, डीजे में एक गीत बज रहा था। वो गीत हिड़मा को केंद्रित गीत था। हिड़मा कौन? तो हिड़मा एक ऐसा नक्सली जिसे लेकर बहुत सारे आख्यान रचे गए हैं। वो उतने आख्यान का अधिकारी था, नहीं था, नहीं पता है किसी को, सच अलग अलग बातें हैं इसको लेकर, मगर बहरहाल हिड़मा का गीत बज रहा था, जो हिड़मा को याद करते हुए रचा गया। किसने रचा, कब बनाया, ये पता नहीं, पर हाँ इसमें कोई दो मत नहीं कि वो गीत इतना आकर्षक है, उसके शब्द, उसके संगीत, उसका लय, उसकी ताल की कोई भी व्यक्ति जो अनजान भी होगा, जो नहीं जानेगा, उसको ठहर के सुनेगा। तो वो गीत बज रहा था और आदिवासी थिरक रहे थे। जो पूरा नज़ारा है वो रिकॉर्ड हुआ, दर्ज हुआ, और वो यहाँ है, देखिए। अब सुनो अच्छे से। हमारे हक की जंग है हिडमा, दिल की बस्ती में है हिडमा, हमारा झंडा तू ही हिडमा, हमारी हिम्मत तू ही हिडमा। तुझे जन्म दिया, कल्लूरी साले में भाई अमर हुआ, तेरे गाँव का बल्लौर आज कैसा है, तुझे जानने वाली माँ का दिल रोता है। अब सवाल ये कि हिड़मा कौन? हिड़मा एक माओवादी था जो 18 नवंबर 2025 को कथित रूप से एक मुठभेड़ में मारा गया। कथित इसलिए क्योंकि उसके मुठभेड़ को लेके तमाम प्रश्न हैं, उद्भूत हैं, जो प्रश्न समाप्त नहीं हुए हैं आज दिनांक तक। ये एक ज़रूर उसका सत्य है कि जो हिड़मा था उसकी मौत हो गई। उसकी जो पत्नी थी मड़कामी राजे, जिसे राजक्का कहा जाता था, वो भी उस मुठभेड़ में, कथित मुठभेड़ में मारी गई। दोनों का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। तो ये आंध्र प्रदेश के मरेडूमिली फॉरेस्ट एरिया में ये कथित मुठभेड़ हुई थी, आंध्र पुलिस से हुई थी, और उसके बाद ये मारा गया था। जो पूरा आभा मंडल है हिड़मा को लेके, जिसको लेकर मैंने अभी इसके पहले कहा कि बहुत सारी चीज़ें रची गई, बुनी गई हैं, जिसका सच हमेशा वो भी उतना ही प्रश्नांकित है जितना हिड़मा की मुठभेड़। मसलन कि यदि कोई ये कहता है कि वो जो देखिए जो प्रचार होता है हिड़मा को लेके, वो ये होता है कि वो पोस्टर बॉय था, नक्सलियों का पोस्टर बॉय। कैसे पोस्टर बॉय? तो नक्सलियों को लेकर ये कहा जाता है कि उनका जो सांगठनिक स्ट्रक्चर है वो तेलंगाना के लीडर्स उसमें ज़्यादा रहे, आदिवासियों को उसमें वजन नहीं मिलता था, सेंट्रल कमेटी तक कोई नहीं जाता था, उन्हें महत्वपूर्ण जवाबदेही नहीं दी जाती थी। तो हिड़मा एक ऐसा था जिसके पास बटालियन गठित करने की, जो मिलिट्री बटालियन कहा जाता, उसको वो न सिर्फ उसने बनाया बल्कि उसको लीड किया। और 2024 के आसपास, 24-25 के आसपास वो सेंट्रल कमेटी मेंबर भी बन गया। दंडकारण्य जो पूरा इलाका है, उस इलाके का सेक्रेटरी दर्जा भी उसको हासिल हुआ, जो बहुत बड़ा दर्जा होता है। और उसको लेकर ये प्रचार हमेशा रहा कि ये बहुत आक्रामक है, बहुत हमलावर है, बहुत सारी मुठभेड़ों को उसने व्यूह रचना रच दी। जो 76 जवान शहीद हुए थे उसमें भी हिड़मा था, हिड़मा की ही भूमिका थी। हालांकि जो 76 जवान वाला घटनाक्रम में सीआरपीएफ जवानों का उस समय हिड़मा का जो कैडर हैसियत है, अगर उसको देखें तो ये समझ में साफ आता है कि उसकी वो औकात नहीं रह सकती कि वो किसी मुठभेड़ का पूरा संरचना रच दे और उसके बाद उसको मार दे। बहरहाल एक आदिवासी चेहरा, बस्तर का आदिवासी चेहरा, जो माओवादियों के टीम का एक सेंट्रल कमेटी तक पहुंच गया, ऐसा एक बस्तर का आदिवासी। लेकिन याद रखिएगा वो इकलौता ऐसा आदिवासी नहीं था
जो सेंट्रल कमेटी पहुंचा था उसके पहले भी लोग पहुंचे थे, और एक नहीं पहुंचे हैं, कुल जमा 3 पहुंचे हैं। खैर, तो हिड़मा को लेकर आभा मंडल गठित हुआ, रचा गया। माओवादियों को दो तरफा फ़ायदा था। एक तो उनके ऊपर से एक लेबल हटता था कि भाई हिड़मा जो है वो ट्राइबल चेहरा है, तो हम पे जो एलिगेशन लगते हैं, हम पे जो आरोप लगते हैं, उसका खंडन हो जाएगा, हिड़मा को आगे करो। अब पुलिस की जो स्ट्रेटजी है, फोर्स की जो स्ट्रेटजी है, तो फोर्स हमेशा से ये कहती थी, यानी वो लोग जो रणनीति बनाते हैं, पुलिस की रणनीति, वो ये बताने की बार बार कोशिश करते थे कि देखिए तेलंगाना के लोग हैं, बाहरी लोग हैं, ये आदिवासियों का शोषण करते हैं, वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें। ये भी एक बात हालांकि अब बोल ही देता हूँ कि जब ये कहा जाता है कि वो तो आदिवासियों का नक्सली उपयोग कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे, तो ये सवाल पुलिस के खेमे पे भी आता है कि ये जो डीआरजी आपने बना रखी है, ये डीआरजी क्या है, और क्या इनमें से कभी कोई एसपी बन जाएगा? अगर बात ये है कि वो बड़े ओहदे पे वो नहीं पहुंचते, तो जो डीआरजी में आज लोग हैं, क्या वो बड़े ओहदे पे पहुंच जाएंगे, एसपी बन जाएंगे? तो शायद जवाब आएगा यूपीएससी का एग्ज़ाम दिला दो। तो माओवादियों की तरफ से भी यही जवाब मीडिया से मुलाकातों में, बातचीत में आता रहा। हमारे यहाँ कैडर की एक व्यवस्था है, जो उस कैडर के योग्य जाता है, पहुँचता है। लेकिन ये विषय से बाहर का बात है, इस पर फिर कभी बात होगी। जो चीज़ समझ में आती है ना देखने से, वो समझ में ये आती है कि नक्सलियों ने जो हिड़मा का प्रचार प्रसार किया या उसको जो चेहरे को सामने लाया, उसके पीछे उनका अपनी वो एक काट ला रहे थे कि पुलिस ये जो कह रही है या लोग ये जो बता रहे हैं कि देखिए तो बाहरी हैं, आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये भी ट्राइबल्स हैं और ये वहाँ पे हैं। पुलिस के हिसाब से पुलिस ने, ऐसा लगता है कि पुलिस ने हिड़मा को वो जो नहीं था उससे भी ज़्यादा बना दिया, प्रचारित करा दिया, मीडिया हाइप दे दी गई, और मीडिया हाइप देने के बाद हिड़मा एक क्या कहना चाहिए उसको, मतलब इमेजिनेशन बहुत बड़ा हो गया उसका। हिड़मा उतना बड़ा था नहीं, निश्चित तौर पे वो एक रणनीतिक योद्धा था। कई हमलों की रणनीति में, हमलों में उसकी भूमिका रही है, फिर वो चाहे सलवा जुड़ुम कैंप में हमला रहा हो या कि जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए उस वाले घटनाक्रम में हो या अन्य कई घटनाक्रम में हो, लेकिन उस समय उसकी भूमिका उसके ओहदे के हिसाब से वो नहीं थी जैसा कि प्रचारित किया जाता रहा है। सारांश में हिड़मा एक सामान्य नक्सली था, जो बाद में, जो उसकी योग्यताएं बाद में निखरती चली गईं, जो माओवादियों के लिए लाभदायक थीं, उसके हिसाब से उसको पद मिलते चले गए और फिर वो उस पद पे पहुंचा, जो कि आपको मैं शुरू में बता चुका हूँ। इसी हिड़मा को लेकर इतना आभा मंडल क्रिएट किया गया था कि मानो हिड़मा को मार लिया जाएगा तो माओवाद ही समाप्त हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। हिड़मा मारा गया। हिड़मा के मारे जाने को क्यों प्रश्न उठ रहे हैं? तो हिड़मा के मारे जाने को लेकर किस्से कोई कई हैं। मसलन कि एक किस्सा कहा जाता है कि वो छत्तीसगढ़ की सीमा से थोड़ा उड़ीसा की तरफ बढ़ते हुए तेलंगाना जाना चाहता था, जहां 80 किलोमीटर का बीच का पैच ऐसा है जो आंध्र प्रदेश का पड़ता है। उस पैच से जब वो गुजर रहा था, उस वक्त कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। वो पुलिस कहाँ की थी, इसको लेकर प्रश्न है, पर मारने का दावा उसे आंध्र पुलिस ने किया था, ये जान लीजिए। इस पर चूंकि सिर्फ चर्चाएं हैं, बातें हैं, प्रमाण नहीं हैं, इसलिए सिवाय इसके इस मुठभेड़ को लेकर मैं या कोई भी जो इस चीज़ को जानता है वो सिर्फ यही कहता है कथित मुठभेड़। तो एक कथित मुठभेड़ हुई, उसमें हिड़मा और उसकी पत्नी मारी गई। तो एक माओवादी जो बस्तर का था, आदिवासी था, जो कि मारा गया। और मैं फिर दोहरा देता हूँ, जितना वो था नहीं उससे बड़ी पिक्चर क्रिएट हो गई और मीडिया ने भरपूर उसको चलाया भी है। वो भूमकाल आंदोलन में या ये कैसे हो रहा है, जो चीज़ जिस पे बात करने का मूल मुद्दा है इस खबर का, कि एक ट्राइबल नक्सली मरता है, यूं कई नक्सली मारे गए हैं, कई ट्राइबल्स ज़्यादा मारे गए। याद रखिएगा कि डीआरजी के जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने ही बस्तर के उन ट्राइबल्स को मारा जो नक्सल थे। तो वो तो कई नक्सली मारे गए, कई आदिवासी नक्सली मारे गए। हिड़मा पर ही केंद्रित क्यों हो गया विषय, किसने फोकस किया उसको? और भूमकाल आंदोलन जो जल जंगल ज़मीन के मसले से जुड़ा हुआ था, क्या हिड़मा को उससे जोड़ देना सही है, वाजिब है?
तो ये सोचते हुए, ये देखते हुए मैंने कुछ लोगों से बात की जो बस्तर में सक्रिय हैं। बस्तर के पत्रकार रानू तिवारी, जो जाहिर है चूँकि बस्तर के हैं तो बस्तर मुझसे ज़्यादा जानते हैं। बस्तर का लड़का है वो, तो अंदर जंगल में कभी भी जाता है, वो इसीलिए जाना जाता है। बस्तर के जंगल के बीच घूमते हुए, बस्तर की आदिम बस्तियों को देखते हुए उन पर खबरें बनाता है। तो उससे बेहतर भला कौन बताता कि इस विषय को कैसे देखा जाना चाहिए। तो मैंने रानू से बात की। रानू ने जो कहा वो बहुत गंभीर है, बहुत अच्छी बात उसने कही है, उसे ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए वो क्या बोल रहे हैं। रानू, मुझे जरा ये बताइए कि हिड़मा जो भी था, उसका मतलब उसका नक्सलवाद में कितनी सांगठिक रूप से शामिल था, नहीं था, कितनी घटनाओं में था, नहीं था, पुलिस ने उसको कैसे प्रोवोकिंग करके एक पोस्टर बॉय के थ्रू रूप में लॉन्च कर दिया और बताया कि बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा फेम है, और फिर उसके मुठभेड़ पे 100 सवाल हैं। लेकिन अब जबकि वो नहीं है, उसके नाम के गीत हैं, गीत गूंज रहे हैं, आदिवासी थिरक रहे हैं, भूमकाल जैसे एक प्रकार के ट्राइब्स फ्रीडम स्पिरिट पे आदिवासी थिरक रहे हैं और वो गीत बज रहा है। क्या लगता है क्यों हो रहा है ये? भैया, इसके पीछे मेरे को जो समझ में आया कि एक तो सबसे पहली बात कि हिड़मा को लेकर जो हर किसी ने लिखा कि पोस्टर बॉय है, और कई बार ये जिक्र हुआ कि माओवादियों ने उसको कई कई बुद्धिजीवी ने इस बात का जिक्र किया कि जब माओवादियों से सवाल पूछा जाएगा बस्तर में हो रहे नरसंहार पे, तो वो हिड़मा को सामने कर देंगे, इसलिए उन्होंने हिड़मा को एक कैरेक्टर के तौर पे पेश किया। और फिर कई लोगों ने उसको पोस्टर बॉय भी लिखा। लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि माओवादियों ने कभी उसको पोस्टर बॉय बनाया नहीं, उसको पोस्टर बॉय बनाया पुलिस ने। जी। कारण ये है कि माओवादियों ने कभी भी ना प्रेस नोट जारी करके ना ही किसी इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि उनका सबसे मजबूत कैरेक्टर या कैडर जो है वो हिड़मा है, और जी। उसके दम पे ही वो सारी घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि हर बड़ी घटना के पीछे पुलिस ने जरूर बताया कि ये हिड़मा का काम है और बटालियन का काम है। जैसे तो वो बटालियन गणपति का नाम बता देते हैं। हाँ, जैसे वो गणपति का नाम बता देते हैं और रमन्ना का नाम बता देते हैं हर जगह पे। तो इस तरह से पोस्टर बॉय बनाने के पीछे मुझे लगता है कि इसमें पुलिस का हाथ था, उन्होंने पोस्टर बॉय बनाया। दूसरी चीज की ये बात भी धीरे धीरे जिक्र में आने लगी कि माओवादी हैं तो बस्तर का जल जंगल जमीन बचा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक भ्रम ही है, क्योंकि माओवादियों के रहते ही एनएमडीसी के खदान चले, रावघाट और अमदई की खदानें शुरू हुई माओवादियों के रहते मजबूत रहते हुए। और एनएमडीसी की तो बचेली और किरंदुल की खदानें उस इलाके में है जिस इलाके में जो माओवादियों की पूरी तरह से गिरफ्त वाला इलाका है। उसके बावजूद वो खदानें बिना एक भी दिन बंद हुए संचालित हुई। तो ये एक तरीके से भ्रम है कि माओवादी थे तो जंगल बचा हुआ था, क्योंकि माओवादियों के रहने नहीं रहने से भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ा थोड़ा सा, बस इतने था फर्क। तो लेकिन आदिवासियों में इस बात का ये है कि माओवादी थे तो उसमें उनकी जल जंगल जमीन बची हुई थी, और माओवादियों में भी उनके पास कैरेक्टर के तौर पर सबसे बड़ा नाम, अब आप सोचिए कि हिड़मा सेंट्रल कमेटी बना, लेकिन उसके पहले रामधेर बना सीसी मेंबर जी। लेकिन चूंकि रामधेर को पुलिस ने कभी उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, जबकि वो भी बटालियन नंबर 2 का हेड रहा है, जो बटालियन अबुझमाड़ में बनाई गई थी। लेकिन पुलिस ने कभी उसको उस तरीके से हर जगह जिक्र नहीं किया, तो वो बड़ा कैरेक्टर बन ही नहीं पाया। इसलिए सारे आदिवासियों में हिड़मा को लेकर एक अलग सिंपैथी हो गई और उसका मारा जाना, और यही वजह है कि उसको लेकर फिर जो अर्बन नक्सल या नक्सल सपोर्टर हैं उन्होंने ये गाना तैयार किया। गाना निश्चित ही तौर पर बड़ा उत्तेजक है और बहुत खूबसूरत है, और उस गाने को सुनकर हर किसी के मन में लगता है कि वाकई में यही जल जंगल जमीन बचा रहा था हिड़मा ही। यही वजह है कि भूमकाल के समय में अब जब आदिवासियों, अच्छा उसके बाद में फिर कई सारी चीजें ऐसी होने भी लगी। जैसे ही माओवाद जिस इंद्रावती नदी के जिस दूसरी छोर से उस परी घाट से जहां से हम लोगों ने रुपेश और उनके लगभग 158 साथियों को लेकर हथियारों के साथ नदी पार किए थे, उनके वापस आने के कुछ दिन बाद ही बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने खुलासा किया कि ठीक उसी स्पॉट पे कैसे 120-30 एकड़ जमीन रायपुर के किसी व्यापारी के नाम पे रजिस्ट्री हो चुकी है बहुत पहले। तो ये एक सशक्त उदाहरण भी बन के आया कि देखो भी माओवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन रायपुर के व्यापारी उस जगह पे जमीन ले लिए जहाँ सरकार भी नहीं जा पाती।
तो अब आदिवासियों को ये बात और मजबूती से महसूस होने लगी कि माओवादियों के रहने से ही उनकी जल जंगल जमीन बची हुई थी, अब नहीं बचेगी। अब तो व्यापारियों को दी जाएगी, खदानें खो दी जाएंगी और सारी चीजें होंगी। तो यही वजह है कि हर कोई जो भी आदिवासी है, भूमकाल दिवस पे भी उसके फीलिंग में यही बात था। और ये गाना बज गया, उस पर डांस भी करने लगे, हर कोई उसको पॉजिटिव तौर पर ले रहा है। मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन ये भी पता चला है कि साउथ के बहुत सारे गाँव में तो अब हिड़मा की तस्वीरें लोग घर पे भी लगाए हुए हैं, जैसे वो घर में देवी देवता को रखते हैं उस तरह क्या से। क्या ये बूमरैंग हो गया रानू? पुलिस का बिल्कुल हो गया, जो एक बिल्कुल हो गया। स्ट्रेटजी थी, फिर जिस ढंग से उसको मारा गया, देवा जिंदा बच गया, मगर ये बूमरैंग हो गया है पुलिस के लिए। बिल्कुल बूमरैंग हो गया। और मुझे लगता है कि पुलिस असल में उसके कैरेक्टर को मारना चाहती थी, लेकिन उसको मार के उसका कैरेक्टर और ज्यादा हाइप में चला गया, जो पुलिस के लिए एक सिरदर्द बन गया है, सरकार के लिए एक सिरदर्द बन गया है। और ये ऐसे खत्म नहीं होगा। मतलब जितना प्रभाव हिड़मा का जीते जी नहीं था, उससे ज्यादा प्रभाव उसका उसके मरने के बाद हो गया। रानू तिवारी के बाद मुझे नाम ध्यान आया मनीष कुंजाम का। मनीष कुंजाम कोंटा से 2 बार के विधायक रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक रहे वो, और अब वो बस्तर मूल के लोगों को लामबंद करते हुए एक नई पार्टी बनाकर सक्रिय हैं और भरपूर सक्रिय हैं, ज़बरदस्त सक्रिय हैं। जब हिड़मा की मौत की खबर आई न, तो मनीष कुंजाम उन चुनिंदा में थे, बल्कि सबसे पहले बोलने वाले थे जिन्होंने इस मुठभेड़ पर प्रश्न उठाया था, जिन्होंने सवाल उठाया था, इस मुद्दे को बस्तर के आदिवासियों से भी जोड़ा था। तो बेहतर और भी बता देते, क्योंकि हिड़मा का ही विषय था। तो प्रश्न मैंने वही किया कि हिड़मा गीत, अगर हिड़मा पे केंद्रित गीत बजें, आदिवासी बच्चे उस पर नाचें थिरकें, दिन भूमकाल का हो, तो उसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? उन्होंने जो कहा वो ये है। मनीष जी, हिड़मा को लेकर हमेशा से ये माना गया, एक धड़ा कहता रहा, मानता रहा है कि ये नक्सलियों का एक पोस्टर बॉय था। उसको पोस्टर बॉय के रूप में इस्तेमाल किया माओवादियों ने, या कि वो उस रूप में सामने लाया गया। हिड़मा की जिस तरीके से मृत्यु हुई वो आज भी प्रश्नांकित है, उसमें कई तरह के प्रश्न हमेशा से उठते रहे। आपने भी प्रश्नांकित किया हुआ है उन मुठभेड़ों को, जिसपे पुलिस दावा करती है हमने मुठभेड़ में मारा। लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न ये है कि हिड़मा की मौत के बाद, अब जबकि सरकार ये दावा करते नहीं थकती कि अब बस वो डेडलाइन आ चुकी, हम नक्सलियों को सशस्त्र नक्सलवाद खत्म कर देंगे, लेकिन हिड़मा गूंज रहा है, हिड़मा गीतों में है, आदिवासी थिरक रहे हैं, आदिवासी नाच रहे हैं। क्या है ये? आप इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? देखिए, आपके जो प्रश्न बहुत सारे सवाल खड़ा करते हैं। एक तो ये कि हिड़मा कौन है, क्या है। एक ये है कि हिड़मा के मरने के बाद का जो तमाम चीजें जो हो रही है उसके बारे में है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हिड़मा जिस तरीके से मारा गया जी, वो ऐसा नहीं मारा जाना चाहिए था। और जो मारा गया उस पर सवाल हमारा ही है कि वो फेक इनकाउंटर है। और बिल्कुल, हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, वो फेक इनकाउंटर है और उन्हें पकड़ के मारा गया। और इतना आपको समझ लेना चाहिए कि वो सारे संदर्भ में जिस तरीके का सिलेंडर और जो इनकाउंटर ये सब चीज हो रहा था, उस दरमियान जो घटनाएं हो रही थी, उस घटनाओं के ही सारे संदर्भ में ये हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग समझ बना रहे हैं कि हिड़मा का इनकाउंटर फेक इनकाउंटर है। और दूसरा ये है कि ये उनको लेकर के तमाम तरह का दुष्प्रचार किया गया, ऐसा मीडिया प्रसारित किया गया कि इस बस्तर के अंदर तमाम घटनाओं का जिम्मेदार केवल हिड़मा है, केवल हिड़मा है जी, जबकि ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं इतना पक्की तौर पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि तमाम घटनाओं का जिम्मेदार हिड़मा नहीं है। उसका जिम्मेदार जो भी है वो आंध्रा के
जो नक्सलाट बड़े लीडर है वो हैं इनके लिए, ये उनको मान लेना चाहिए। नहीं मान रहे तो उनको पूछ लीजिए, यही सही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। नहीं, ठीक है, मगर जो मूल प्रश्न है, मूल प्रश्न सिर्फ ये है कि ऐसा क्या है कि आज हिड़मा गीतों में है और आदिवासी उन गीतों पे थिरक रहे हैं? क्या कारण मानते हैं इसका आप? नहीं, अगर ऐसा कोई हिड़मा गीतों में है, तिरक रहे हैं, अच्छी बात है, पर इस रूप में अच्छा है कि वो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए है। यहाँ का धरती, यहाँ का नदी, यहाँ का पहाड़, यहाँ की नदियाँ, उसको बचाने के लिए अगर कोई लड़ाई है, उस लड़ाई में हिड़मा का कोई भूमिका है, उसको लेकर के अगर कोई कहानियां हैं, अगर कोई बातें हैं, तो अच्छी बात है, उसको लेकर के रखना चाहिए। पर मैं इतना मानता हूं कि हथियारबंद लड़ाई, आप समझ रहे हो ना, जी। हथियारबंद लड़ाई ये सारे चीजों को नहीं सुरक्षित रख सकती है। नहीं, ठीक है बस कि इतना वो ही कहना है। जी। हथियारबंद लड़ाई सुरक्षित नहीं रखती, लेकिन क्या ये मान सकते हैं हम कि हिड़मा कहीं न कहीं से जो पोस्टर बॉय की तरह था, वो अब सीधा एक ग्लैमराइज़ फेम लेते हुए अट्रैक्ट कर रहा है ट्राइबल्स यूथ को? मुझे थोड़ा सा इसको कहने के लिए थोड़ा मुझे टाइम चाहिए। अब तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि आज हिड़मा के नाम से बहुत सारी गीत संगीत है, मैं जानता हूँ इस दुनिया में है, सच्चाई है। लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब इतना ही है कि उसके लिए इंतजार कर लेना चाहिए। अब एक बात कांग्रेस के अमरजीत भगत जी की भी सुन लीजिए, जो इस समय तो न विधायक हैं न मंत्री, मगर 4-5 बार के विधायक रहे थे। 2023 के चुनाव को हार गए थे। भूपेश सरकार में मंत्री थे। रायपुर जब वो पहुंचे तो मीडिया के साथियों ने उनसे यही प्रश्न कर दिया, हिड़मा के गीत वाला, कि उसको किस रूप में देखते हैं। उन्होंने जो जवाब दिया वो यहाँ है, देखिए। उसमें मैं बहुत कुछ मैं उससे सारोकार रखता हूँ ना, उसके बारे में मुझे जानकारी है, लेकिन इतना ज़रूर है, जो जल जंगल ज़मीन की बात करेगा उसको समर्थन मिलेगा, और जो जल जंगल ज़मीन की लूट करेगा उसका विरोध होगा, चाहे उसमें कोई संगठन हो, सरकार हो, चाहे कोई कंपनी हो। तो इस समय जो बस्तर सहित पूरे प्रदेश में जो परिस्थिति बन रही है, वो यही बन रही है कि खनिज संपदा की लूट हो रही है और बड़े कंपनियां यहाँ पर इंटर कर रही है, और जिसमें लोगों के जो राइट्स हैं, जो संवैधानिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है, उसको क्रेस किया जा रहा है। कोई भी अपना संवैधानिक अधिकार की बात कर रहा है, उसको या तो नक्सली बता करके, या आईपीसी के, सीआरपी के बहुत सारे धाराओं में उनको उलझा करके, एनएसए की तरह कार्रवाई करके उनको जेल भेज दिया जा रहा है। तो एक तरह से बस्तर में संवैधानिक अधिकार शून्यता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो चाहे अनचाहे इन बातचीत का मुलम्मा आप सोचिएगा कि इस बातचीत के निष्कर्ष किस रूप में निकाले जाने चाहिए। भूमकाल आंदोलन जो पूर्वजों की लड़ाई की स्मृति में मनाया जाता है, उसमें इस गीत को बजने बजाने और उस पर थिरकने के क्या संकेत निकलते हैं, और ये भी कि फिर वो रानू हों, फिर वो मनीष हों, फिर वो अमरजीत हों, वो जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, रानू जो समझ के बोल पा रहे हैं, मनीष जिस चीज़ को अनुभूत कर रहे हैं, अमरजीत जो एक बात बता रहे हैं, उनका सार मुलम्मा क्या है? सार मुलम्मा ये है कि जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है, वो लड़ाई प्रसंग बढ़ाते जा रही है। अपनी आक्रामकता, अपने लड़ने का जो जिजीविषा है, वो बढ़ाते जा रही है।
यूं भी कोई वाद समाप्त नहीं होता, कभी नहीं होता। वाद फिर से उत्पन्न हो जाता है और बेहतर स्वरूप के साथ जब उसको अपने प्रचार प्रसार के लिए अवसर मिल जाए, पनपने का अवसर मिल जाए। बस्तर जैसे इलाकों में ज़रूरत है कि आदिवासी को सुरक्षित महसूस कराया जाए कि आप सुरक्षित रहिए अपनी संस्कृति के साथ, अपने जंगल के साथ, अपने रहन सहन के साथ। माओवाद जो वहाँ पे आया और माओवाद ने जो बातें बताई, उन बातों में सबसे एक बात क्या थी? वो बात यही थी, तुम्हारे जल जंगल ज़मीन को खा जाएंगे, लूट लेंगे, लड़ना है इनसे। लेकिन आपको याद होगा रानू ने कहा कि उनके जो प्रभाव क्षेत्र थे वहाँ पे भी तो उद्योग चलते ही रहे, मगर एक बात ये भी है कि उसका विस्तार होने में हमेशा दिक्कत आई। रानू ने एक शब्द इस्तेमाल किया, संघर्ष करना पड़ा, मेहनत ज़्यादा लगानी पड़ी। तो अब जब बस्तर से कथित रूप से सशस्त्र नक्सलवाद को लेकर सरकार के बड़े सुनहरे दावे हैं कि वो ख़त्म हो रहा है, तो जल जंगल ज़मीन की वो जो बात है, जो मूल बात है, जहाँ से माओवाद फैला, नक्सलवाद फैला, जिसने अपने लिए गांव ग्रामीणों और आदिवासियों के बीच विश्वास को खींचा, वो है जल जंगल ज़मीन पर उद्योगों का ब्रेक न लगना। तो सरकार क्या कोई ऐसा कदम उठा रही है क्या? सरकार कुछ ऐसा कर रही है क्या? तो इसका जवाब है नहीं, कुछ नहीं। सरकार ये कहती है विकास करेंगे, तो विकास की परिभाषा, विकास के मानक क्या होंगे, इसको लेकर अब तक का इतिहास बताता है इंडस्ट्री, उद्योग। तो एक बात तो समझ में आती है कि शायद इसलिए आदिवासी उद्वेलित है। क्यों? क्योंकि बस्तर जो है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के ही कुछ अन्य इलाके इस संचार के अत्याधुनिक युग में सूचनाएं छुपती नहीं, दबती नहीं है, तो बहुत तेज़ी से आती हैं। फिर वो सरगुजा के रामगढ़ का मसला हो, हसदेव अरण्य का मसला हो, रायगढ़ का मसला हो, उद्योग प्रियता खासकर अडानी को लेके और सरकार का जो शरणागत दीनार्थ भाव है वो छुपा हुआ नहीं है। वो भी साफ समझ में आता है कि कैसे हो रहा है, कैसे जादू हो जा रहा है। बीजापुर का ही मसला था, विक्रम शाह मंडावी जो विधायक हैं वहाँ के, उन्होंने ये विधानसभा में भी विषय उठाया, लगातार बोलते भी रहे। उनका इंटरव्यू जो हमने किया था आप उसमें भी देखेंगे तो इसी विषय पर बात है। वो ये बता रहे हैं कि वो इलाके जो माओवादियों से खाली हुए, उन इलाकों को रायपुर या बड़े शहरों में रहने वाले उद्योगपतियों ने खरीद लिया उन ज़मीनों को, जबकि वो ज़मीन न खरीदी जा सकती न बेची जा सकती, पर एक सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर हो गया। ये वो न सिर्फ आरोप लगाते रहे बल्कि उन्होंने विधानसभा में उठाया, उन्होंने राज्यपाल को लिखा, उन्होंने तंत्र को लिखा, लेकिन इस पर कुछ हुआ गया अभी तक नहीं है। ये उद्वेलना का जो भाव है जल जंगल ज़मीन को लेकर ये है। अब मसला फिर वही खड़ा है कि कई आदिवासी मारे गए, नक्सलवाद आंदोलन कहिए, माओवादीवाद कहिए, हिड़मा ही क्यों बन गया? तो एक चीज़ ये बताई जाती है या ऐसा लगता है कि ये जो सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत, माओवाद भी सरकार भी, हिड़मा को एक आभासी छवि दी ना, जिसको खूब स्कूप मिला, वो आभासी छवि मानस पटल पे अंकित हो गई है। और वही वो वजह है कि अब ये बूमरैंग कहते हैं इसको। नक्सलवाद जैसा मैंने कहा वो तो वाद है, विचारधारा है, तो वो कोई विचारधारा समाप्त हमेशा नहीं होती, स्थायी रूप से नहीं होती। ये कैसे हो जाएगी, ये देखना पड़ेगा कि लौटती कब है और कैसे है, और इसके लिए क्या वही गलतियां दोहराई जाती हैं जो दोहराई जाती रही हैं इसके पहले। तो नक्सलवाद तो प्रतिक्रिया नहीं देने वाला, क्यों देगा भला? मुसीबत हो गई है सरकार की, क्योंकि मैंने कहा ना, दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों ने हाइप दिया था हिड़मा के व्यक्तित्व को, और अब सरकार के लिए बूमरैंग की स्थिति है। सरकार ने ही तो बोला था सारी चीज़ें हिड़मा को लेके, हिड़मा ये है, हिड़मा वो है, हिड़मा ऐसा है, हिड़मा वैसा है, आदिवासी है। तो फिर पिक्चरें क्रिएट होती चली गई। पिक्चरों का सच झूठ किसने देखा, कौन देखता है? बस्तर में पुलिस जब एफआईआर किया करती थी, अभी भी नक्सल घटना हो जाएगी तो शायद यही होगा, उसमें जो टॉप लीडर्स हैं गणपति, एफआईआर में उनके तक नाम होते थे। 2000 आपके 20, 22, 23 तक गणपति तक का नाम डाल देते थे। अगर रेल की पटरी भी उखड़ गई है तो उसमें गणपति का नाम आ जाता था। तो पुलिस की अपनी एक स्ट्रेटजी है, पुलिस का अपना एक काम करने का तरीका है। लेकिन ये जो हो रहा है
इसके पीछे पुलिस और प्रशासन की बुद्धि का स्तर समझ में आता है कि आपने क्या किया था। आप ज़रा देख लीजिए उसको। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि जो बड़े नक्सल समर्पण हुए हैं बस्तर में, महाराष्ट्र में, सोनू, रमेश, जाने ऐसे क्या क्या नाम हैं, अचानक इन पे चुप्पी हो गई है। ये पहले मीडिया से खूब बात कर रहे थे, अब पता ही नहीं लग रहा कहाँ है। अपुष्ट खबरें कहती हैं कि ये जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया, ये अपने आत्मसमर्पण के शर्तों के पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं और अब मांग कर रहे हैं और उसको लेके जिद की हद पे हैं। लेकिन इसकी पुष्टि नहीं है क्योंकि इसे लेकर चुप्पी है। तो चूंकि प्रसंग चल रहा था इसलिए उसको भी बता दिया। अब एक और अहम बात जो ज़रूरी है और उस पर भी पुलिस और प्रशासन को 2 ग्राम चंदन की लकड़ी का नमन है उस विषय के साथ, वो आगे। 2 ग्राम चंदन लकड़ी का नमन क्यों मैंने ये बोला अभी, ये वो इसलिए बोला कि हिडमा पे जो गीत बने हैं वो गीत यूट्यूब पे हैं। हिडमा के कथित मुठभेड़ में मारे जाने के 1 महीने के भीतर ये गीत आ गए। 1 गीत नहीं आए, 2 गीत नहीं आए, कई गीत आए हैं। सारे गीत यूट्यूब पे हैं, तेलुगु में हैं, कन्नड़ा में हैं, हिंदी में हैं, हल्बी में हैं, हर भाषा में मिल जाएंगे आप। आंशिक गोंडी, आंशिक हिंदी का भी गीत है। हमारे तंत्र की बलिहारी देखिए कि गीत बज रहा है और हर गीत जो है वो हिडमा को महानायक बता रहा है, हिडमा को जल जंगल ज़मीन की लड़ाई का एक प्रतीक चेहरा बता रहा है। और फिर याद रखिएगा कि इस पोस्टर बॉय के पोस्टर बॉय बनने में 2 खेमे हैं सर, एक नक्सली, एक पुलिस। पुलिस के लिए बूमरैंग है, पहले बता चुका हूँ। लेकिन अभी ये भी जानिए कि ये गीत किसने बनाया। जो सबसे पहला गीत रिलीज़ हुआ था, जो अक्सर बजता है हर जगहों पे, इस भूमकाल दिवस के दिन भी वही गीत बज रहा था। वो गीत किसने बनाया, वो स्वर किसका था, कहाँ लिखा गया, कहाँ पे संगीतबद्ध हुआ, किस स्टूडियो में बन गया। और वो अलग अलग चैनल्स पे आ रहा है, यानी यूट्यूब पे चैनल बन रहे हैं, उस पे आ रहा है, फिर वहाँ से हट रहा है, फिर नई जगहों पे आ रहा है। प्रशासन और तंत्र के पास कोई जवाब है इसका? कहाँ बना, किसने बनाया, किसने लिखा, कहाँ संगीतबद्ध हुआ, सबसे पहले किस जगह आया, कोई रिकॉर्ड है? और आप क्या इस बात की संवेदनशीलता को, हे अधिकारियों, नहीं समझ पाए कि ये गीत के कितने व्यापक अर्थ होने जा रहे हैं, किस रूप में ये गीत इस्तेमाल होंगे कि आपको भनक नहीं पड़ी, आपको समझ नहीं आया? आप तो विकास की नई रफ्तार बुनने चले हैं, आप तो सशस्त्र नक्सलवाद आप लोग ख़त्म करने चले हैं, आप नक्सलवाद का सफाया करना चले हैं। इतनी अक्ल नहीं आई सर कि आप इसको देख लेते, इसका पता कर लेते? या व्यस्तता या विषय का केंद्र कुछ अभी और है? अभी आप लोगों को लग रहा है कि अब क्या ज़रूरत है सब की, अभी ज़रा उद्योग लग जाए, उसके लिए थोड़ा रोड चौड़ा हो जाए, उसकी बाकी चीज़ें हो जाएं, ये तो देखते रहेंगे। हो सकता है ऐसा हो। अब चूँकि सर मैं दर्शकों, आपको भी, आदरणीय अधिकारियों, आपको भी, आप सब बुद्धिमान हैं, अतिरिक्त कोई समझ देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रश्न सूझ जाते हैं, वो प्रश्न जो पूछे जाते हैं जनता के बीच में आते हैं, मैं उसको आप लोगों के सामने रख देता हूँ। तो यही कुछ प्रश्न आ रहे थे, मुझे लगा वो प्रश्न आप तक पहुँचा देने चाहिए। उन प्रश्नों के साथ संदर्भित कुछ और समकालीन चीज़ें हैं, उनको जोड़ के बताना लगा ज़रूरी है, वो भी आपको बता दिया। क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी हो, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।